श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का युवावाणी के इस खास अंक मार्गदर्शन सेगमेंट में हम आप सभी के लिए किसी न किसी विषय पर उसके विशेषज्ञ के माध्यम से आपको सलाह और सुझाव अक्सर देते रहते हैं। आज के सेगमेंट में आज की बातचीत का विषय है हिंदी का अध्ययन और रोजगार के अवसर। हिंदी एक भाषा के रूप में, एक विषय के रूप में आज उसकी क्या स्थिति है, रोजगार के किस तरह के अवसर इस विषय के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं, ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनकी इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हैं हमारे साथ प्रोफेसर निरंजन सहाय। आप प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष भी हैं हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस में, और देश की कई एक शीर्ष संस्थाओं में आप भाषा विशेषज्ञ के रूप में भी अपनी सलाह और सुझाव समय समय पर देते रहते हैं। प्रोफेसर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी का एक विषय के रूप में अध्ययन और उसमें रोजगार के अवसर के बारे में। तो सबसे पहले तो हम हिंदी की यात्रा थोड़ा सा जानना चाहेंगे, हमारे सभी श्रोताओं को इस बारे में कुछ जानकारी। जी, आज जो हिंदी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह खड़ी बोली हिंदी है। भारत के संदर्भ में दो बड़े आंदोलन की दशा और दिशा तय करने में जिस भाषा ने माध्यम भाषा के रूप में अपनी भूमिका अदा की वह खड़ी बोली हिंदी ही है। आप देखें कि खड़ी बोली हिंदी का जो इतिहास पुराना है उसमें एक तो बात होती है कि भक्ति आंदोलन की घटना घटती है और भक्ति आंदोलन पूरे भारतीय मिजाज को बदल देती है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना है वह है भारतीय स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई 1857 से 1947 तक की। आप देखेंगे कि कोई केरल का आदमी कोई बंगाल के आदमी से उस स्वाधीनता संग्राम के दरमियान बात कर रहा था तो मलयालम या बांग्ला नहीं बोल रहा था बल्कि खड़ी बोली हिंदी में ही अपना वार्तालाप कर रहा था। तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की विरासत बहुत पुरानी है। राजभाषा के रूप में जब हिंदी का विकास हुआ और विभिन्न कार्यालयों में इसका प्रयोग बढ़ा तब यह बात लोगों के दिमाग में आई कि कामकाजी हिंदी या सरकारी हिंदी के स्वरूप के विस्तार में जो बातें तय की जानी चाहिए वो तय की जा रही हैं या नहीं। निश्चित तौर पर ये तो हिंदी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा। हिंदी की विकास यात्रा की अगर हम बात करें तो हिंदी किस तरह से विकसित हुई, जैसे आपने बताया कि संपर्क की, संवाद की भाषा के रूप में हिंदी ने एक सेतु का काम किया। हिंदी की विकास यात्रा कैसी रही? आज जो हम खड़ी बोली इस्तेमाल करते हैं उसका सबसे पुराना रूप हमें अमीर खुसरो में दिखाई पड़ता है और अमीर खुसरो के बहुत सारे पद और दोहे और सुखने वो लिखा करते थे वो इस तरह के हैं जो आज की जबान से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। वैसे तो हिंदी के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो सबसे पुराना नाम सरहपा दिखाई पड़ते हैं और सरहपा हिंदी के पहले रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। और कबीर के यहाँ या मीरा के यहाँ बहुत सारे ऐसे पद ऐसे हैं जो कि खड़ी बोली हिंदी में दिखाई पड़ते हैं। जैसे हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होश यारी क्या, हमारा यार है हम में, हमन दुनिया से यारी क्या। इस तरह की कविता कबीर बनारस में लिख रहे थे। तो खड़ी बोली हिंदी की एक व्याप्ति हमें दिखाई पड़ती है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि जब जब भारतीय मन ने सोचा कि कोई ऐसी संवाद भाषा हमारे सामने आए जिसके बल पर पूरे हिंदुस्तान में अपनी बात कही जा सके तो स्वाभाविक रूप से उसमें हिंदी ही दिखाई पड़ी। आज की तारीख में हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जिसमें लोग हिंदी समझते न हो। यानी आप हिंदी यदि जानते हैं तो भारत में अपना काम चला सकते हैं। अब तो देश की सरहदों को लांघकर वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी की पहचान बन रही है। और आप देखेंगे कि चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हुए विज्ञापन उद्योग हो या मीडिया हो, सबको हिंदी जानना भारत में व्यवसाय करने के लिए जरूरी है। निश्चित तौर पर ये आपने बड़ा अच्छा प्रकाश डाला हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर और इसकी विकास यात्रा पर, और आज वर्तमान में हिंदी की क्या आवश्यकता है, कहाँ आवश्यकता है। आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक की यात्रा को बताया। हिंदी की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में, उसमें भी बनारस में जी, जिसे हिंदी का गढ़ कहा जाता है जी। एक उदाहरण आपने कबीर का दिया, भारतेंदु जी को हम सभी जानते हैं, प्रेमचंद जी को हम सभी जानते हैं, अनेकों ऐसे नाम हैं बनारस से विशेष करके। तो जब इस भाषा में रोजगार की हम बात कर रहे हैं तो हिंदी चूंकि हमारी मातृभाषा है,
तो उसकी शुरुआत तो बच्चे के जन्म से ही हो जाती है, आमतौर पर हम देखते हैं। लेकिन एक रोजगार परक विषय के रूप में इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे होती है? देखिए, भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां 5 भाषा परिवार की भाषाएं बोली बरती जाती हैं। ऐसे बहुभाषिक देश में हिंदी का कारवां बड़ा दिलचस्प है और इसी से जुड़ा है उसके रोजगार का मसला भी। जो हम घर में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वह भोजपुरी होती है, और जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो बनारस जैसे इलाके में वह भाषा हिंदी हो जाती है। तो आप देखें कि सुबह शाम तक हम अनेक भाषाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें हिंदी की केंद्रीय भूमिका है। तो जाहिर सी बात है कि क्यों है वह केंद्रीय भूमिका उस भाषा की। इसके लिए हमें थोड़ा सा संविधान को भी देखना पड़ेगा। धारा 343 से 351 तक संविधान में हिंदी के राजभाषा रूप का उल्लेख है। अब आप देखिए कि जब शिक्षा व्यवस्था पर विचार किया गया बाद के दिनों में, तो शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा ही खूबसूरत भाषा संबंधी अध्यादेश का प्रणयन किया। आप देखेंगे त्रिभाषा सूत्र आया भारत में, यानी हर बच्चे या बच्ची को 3 भाषाएं सीखना जरूरी है। उसमें भी हिंदी की केंद्रीय भूमिका रही। तो आप संविधान की जरूरतों के आलोक में और व्यवसाय जनित जो आवश्यकताएं होती हैं उसके आलोक में बहुत सारे रोजगार के नए रूप हमें दिखाई पड़े। उदाहरण के लिए अब आप देखें कि आप कर्नाटक जाइए, केरल जाइए, बंगाल जाइए, तो वहां पर हिंदी के प्रति विद्वेष नहीं है, बल्कि वहां पर आप देखेंगे कि तीसरी भाषा के रूप में स्वभावतः लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हिंदुस्तान में जो संवाद की भाषा है या रोजगार में जो केंद्रीय भाषा है वह हिंदी ही है। लेकिन जो रोजगार की दुनिया है उसमें मूलतः हमें 6 तरह के रोजगार हिंदी से संबंधित दिखाई पड़ते हैं, जिसमें एक तो है हिंदी पढ़ने की जो हमारी जरूरत है, उससे हमें यह समझने में सहायता मिलेगी कि आखिर क्यों हिंदी पढ़ें। तो देखिए, एक विषय के रूप में हिंदी ने अपनी एक बेहतरीन दुनिया बनाई है कि बनारस में भी 2 तरह की हिंदी प्रचलित रही, और इन दोनों रूपों की शिनाख्त करने वाला शहर भी बनारस ही है। आप देखें कि एक ही समय में प्रसाद भी लिख रहे थे और प्रेमचंद भी लिख रहे थे, दोनों गहरे मित्र भी थे। लेकिन प्रसाद की भाषा और प्रेमचंद की भाषा में बुनियादी फर्क है। प्रेमचंद की भाषा आम बोलचाल की भाषा, और आप देखेंगे कि वहां उर्दू के शब्द या देशज शब्द आने में कोई गुरेज नहीं है। दूसरी तरफ प्रसाद जी संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो ये भाषा के 2 स्कूल मूलतः दिखाई पड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि रोजगार की भावनाएं जो होती हैं उसमें भी यह समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों रूपों का प्रयोग कैसे कैसे होता है। तो आप देखें, हिंदी के पढ़ने से राजभाषा अधिकारी के रूप में, या हिंदी अध्यापन, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां हिंदी के अध्यापक न रखे जाते हों। हिंदी पत्रकारिता की दुनिया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हिंदी के जो अखबार हैं वो शीर्ष हैं अखबार, और उसी तरह से विभिन्न विभागों में अनुवादक की भी जरूरत होती है, दुभाषिया जिसे कहते हैं। एक और चीज है जो काम अभी आप कर रहे हैं, रेडियो जॉकी और समाचार वाचक के रूप में भी हिंदी पर आपकी यदि महारत हो तो आपके पास बेहतर रोजगार की संभावनाएं हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा उच्चारण है वह स्पष्ट होना चाहिए, और उच्चारण स्पष्ट होता है तो रेडियो जॉकी और समाचार वाचक के रूप में हमारे काम करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मैं तो अपने प्यारे श्रोताओं से यह जरूर कहूंगा कि वे हिंदी पढ़ते समय इस बात का जरूर ख्याल रखें कि उनका उच्चारण कैसा है, और उच्चारण सीखने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम यदि आपके पास सुलभ है तो वह है रेडियो। रेडियो सुनिए और उसकी भाषा सुनिए और सीखिए। उसी तरह हिंदी में आजकल क्रिएटिव राइटिंग का भी बहुत स्कोप है, सृजनात्मक लेखन जिसको कहते हैं। बहुत सारे धारावाहिक हैं, सिनेमा के लेखन है, विज्ञापन के लेखन है। इन सब क्षेत्रों में आपको रोजगार की अनंत संभावनाएं उभरती हुई नजर आती हैं। निश्चित तौर पर बड़ी अच्छी बात आपने कही। यहाँ पर एक और थोड़ा सा जानकारी देना हमारे श्रोताओं को आवश्यक लगता है कि कक्षा 12वीं तक हिंदी एक विषय के रूप में सभी के लिए आवश्यक है और सभी उसकी पढ़ाई करते हैं, पर विशेषज्ञता जैसे आपने बताई कि समाचार वाचक या रेडियो जॉकी या सृजनात्मक लेखन एक अलग हो गया, उसमें एक आपने बताया कि अध्ययन और अध्यापन की दुनिया है, उसमें आप उस और करियर बनाना चाहते हैं तो एक अलग क्षेत्र है उसका। इसके अलावा तमाम सारे से पत्रकारिता एक अलग विषय हो गया। तो 12वीं के बाद में एक विद्यार्थी के पास क्या क्या अवसर हैं, किस तरह से वो और हायर एजुकेशन ले सकता है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, और अलग अलग विधाओं में, जैसे कि आपने बताया बहुत सारे उदाहरण दिए, वहां की
तैयारी कर सकता है? जी, आप देखें कि एनसीईआरटी की किताबों की ही यदि आप इतिहास को खंगाले तो आप देखेंगे कि हिंदी के विषय में लगातार बदलाव होता हुआ नजर आता है। और इसी से हम यह भी समझ सकते हैं कि 12वीं के बाद हिंदी किस तरह से पढ़ें और कहाँ दाखिला लें, और इस तरह की चीजों को जब समझें। आप देखें कि पहले जहां केवल कविता, कहानी और इतिहास हिंदी में पढ़ाया जाता था, अब वहां पर रचनात्मक लेखन का भी पाठ्यक्रम है, अब वहां पर सृजनात्मक लेखन का भी पाठक है। और आप देखें कि एनसीईआरटी ने सृजन नाम से किताबें छापी हैं, या फिर आप बहुत सारी ऐसी किताबें देख सकते हैं जो हिंदी में रोजगार की संभावनाओं के साथ कदम ताल मिलाने की छटपटाहट से भरे हुए नजर आते हैं। आप देखें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आई है, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, बनारस में ही कुलपतियों का सम्मेलन हुआ था, उसमें भाषा संबंधी बहुत सारी अनुशंसाएं थी। तो आप देखें कि जो 12वीं के बाद, बल्कि आप यूं कहें कि 10वीं तक हिंदी पढ़ना अनिवार्य है, 12वीं 11वीं 12वीं में वो ऐच्छिक विषय के रूप में बदल जाता है। हाँ, आप बीए में एक विषय के रूप में हिंदी ले सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शब्दावली में बात करें तो आप मेजर के रूप में यदि हिंदी विषय चुनते हैं तो हिंदी पर आपकी महारत हासिल होगी। मैं आपको अपने विश्वविद्यालय का उदाहरण दे सकता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो प्रस्तावित की है अभी नए पाठ्यक्रम की योजनाएं, उसमें कविता, कहानी के अलावा रोजगार परक जो हिंदी है, उसी तरह से हिंदी कंप्यूटिंग की पढ़ाई हो रही है काशी विद्यापीठ में। तो ये जो नए क्षेत्र हैं उनमें जाने के लिए इस तैयारी की जरूरत है कि आप कविता, कहानी के साथ जो कंप्यूटर की हिंदी है या मीडिया की हिंदी है, उसकी ओर अपनी कदम ताल मिलाने की कोशिश करें। और जो हमारे नए पाठ्यक्रम आ रहे हैं, तो बीए में यदि आप दाखिला लेते हैं मेजर विषय के रूप में हिंदी में, उसके बाद स्नातकोत्तर में यदि आप हिंदी लेते हैं, और यदि आप विश्वविद्यालयों में या उच्च शिक्षा में अध्यापन करने के लिए इच्छुक हैं या विदेशों में हिंदी पढ़ाने के लिए लालायित हैं, तो आपको पीएचडी की भी डिग्री लेनी पड़ेगी। और उसके लिए भी आजकल जो विषय चुने जा रहे हैं वे बहुत दिलचस्प विषय हैं, जिसमें हिंदी के बढ़ते हुए जनतंत्र के बहुत सारे हिस्सों को रोशन करने की छटपटाहट दिखाई पड़ती है। तो हिंदी में रोजगार की अनंत संभावनाएं हैं। यह एक बद्धमूल धारणा है कि हिंदी पढ़कर क्या करेंगे, बल्कि मैं तो अपने श्रोताओं को इस बात के लिए आह्वान करूंगा कि वे हिंदी पढ़ें, क्योंकि हिंदी में सबसे ज्यादा रोजगार की संभावनाएं। कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहां हिंदी की पढ़ाई नहीं होती है, कोई घर हिंदी क्षेत्र का ऐसा नहीं है जहां हिंदी अखबार नहीं आते हों, कोई घर ऐसा नहीं है जहां धारावाहिक न देखे जाते हों, कोई जो दूरवर्ती इलाके हैं ऐसे नहीं हैं जहां पर हिंदी को समझने और पढ़ने के लिए लोग लालायित न रहते हों। तो हिंदी में इस तरह की बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम अपने श्रोताओं से यह जरूर कहना चाहेंगे कि एक विषय के रूप में यदि वो हिंदी का चयन करते हैं तो वे फायदे में रहेंगे और हिंदी की दुनिया से उनके जीवन के बहुत सारे रास्ते फूटते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर प्रोफेसर निरंजन सहाय जी, आपने जो जानकारी आज हमारे युवा साथियों को दी है इस मार्गदर्शन सेगमेंट के अंदर, वो उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली है अगर इन बातों पर वो गौर करते हैं और हिंदी को एक विषय के रूप में, एक भाषा के रूप में, उसमें करियर बनाने की उनकी जिज्ञासा है, उनकी इच्छा है। तो जो तरीके आपने बताए हैं उस तरीके से वो अध्ययन करें, और उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो वो उस तरफ विचार कर सकते हैं। लेखन जैसा एक महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारी बातचीत में रह गया, अगर लेखन में रुचि है तो वो एक अच्छे लेखक के तौर पर हिंदी भाषा में एक बहुत अच्छा अवसर है। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने रचनात्मक क्रिएटिव राइटिंग, जो रचनात्मक लेखन की बात की, कविता है, कहानी है, उपन्यास है, पटकथा लेखन है, कविता से पटकथा की प्रक्रिया है, कहानी से पटकथा की प्रक्रिया, ये सब कुछ पाठ्यक्रम में आज की तारीख में शामिल है। आप आए, आपने समय दिया, इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे युवा साथियों को दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।